ओके जी, पार्ट टू ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन होती हैं जो अफेक्ट तो हो रही होती हैं, जैसे कि आपने कोई प्लांट खरीदा है, आपने कोई फैक्ट्री खरीदी है, बट यू हैव परचेज दैट फैक्ट्री बाय यूजिंग डेट। आपने लोन लिया है और आपने फैक्ट्री खरीदी है। तो अगर आप देखें इस ट्रांजेक्शन में ना तो कंपनी में कोई कैश आया है, ना कंपनी से कोई कैश गया है। आपने लोन लेके प्लांट ले लिया है। इस तरह की ट्रांजेक्शन जो होती हैं इनको हम कहते हैं दीज आर नोन एज नॉन कैश इन्वेस्टिंग ट्रांजेक्शंस। इसी तरह फाइनेंसिंग में भी ऐसा हो सकता है कि आपने डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिए। तो दोनों केसेस के अंदर क्या हो रहा है, कैश इन्वॉल्व नहीं है। चेंजेस आ रही हैं, एसेट में भी आ रही हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर में भी आ रही हैं, बट देर इज नो कैश इन्वॉल्व। तो इस तरह की ट्रांजेक्शन जिनमें कोई कैश इन्वॉल्व नहीं होता है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट पे रिपोर्ट नहीं होती। ऑल्दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करती हैं, बट इट डज नॉट अफेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ वही चीजें आती हैं विच हैव अ कैश फुटप्रिंट, दैट इज एन इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश। कि दो तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है, एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड प्रेफर्ड अप्रोच है बाय बोथ आईएफआरएस और गैप। अनफॉर्चुनेटली लोग जो है इनडायरेक्ट मेथड से ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, डायरेक्ट मेथड में क्या है, यू स्टार्ट बाय कि आपने कस्टमर से कितना कैश कलेक्ट किया, आपने उसके अगेंस्ट सप्लायर को कितनी पेमेंट की, आपने उसके अगेंस्ट एक्सपेंसेस में कितनी पेमेंट की, आपने अगर कोई इंटरेस्ट की पेमेंट की है या टैक्स की पेमेंट की है, माइनस करने के बाद जो आपके पास नेट आ जाएगा तो हम कहेंगे कि हमारे ऑपरेशंस में से इतना कैश आया। तो ये स्टार्ट्स फ्रॉम टॉप कि भाई सेल कितने की थी, उसमें से कैश का सिर्फ पार्ट कंसीडर कर रहे हैं, क्रेडिट का नहीं कर रहे हैं। पेमेंट्स कितने की थी, उसमें क्रेडिट पेमेंट्स का जिक्र नहीं कर रहे, सिर्फ कैश पेमेंट का जिक्र कर रहे हैं। तो बेसिकली डायरेक्ट मेथड जो है वो टॉप डाउन अप्रोच की तरफ होता है, जबकि इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, रिवर्स वर्किंग में होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम नेट इनकम और हम नेट इनकम को कन्वर्ट करते हैं इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा, नेट इनकम को कन्वर्ट करने से पहले मैं दो तीन बातें यहाँ आपके सामने लिख लूं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स सपोज सेल्स की हमने 1000 की, और ये जो जो भी माल मैंने बेचा है इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मुझे मिला था 500 का। लेट्स सपोज देयर इज नो अदर एक्सपेंस, तो मेरा प्रॉफिट कितने का हो गया, 500 का। अब टेक्निकली अगर 500 का प्रॉफिट हुआ है तो मेरे पास कैश कितना है, मुझे ये फाइंड आउट करना है। तो मैं आपके सामने दो एग्जांपल रखता हूँ। मैं कह रहा हूँ ये जो भी माल मैंने परचेज किया है ये उधार पे किया था, इसका मतलब इसके अगेंस्ट कोई पेमेंट नहीं की। तो ये 500 भी क्या है, मेरी पॉकेट में पड़ा हुआ। ओके, ये जो 1000 की मैंने सेल की थी सारी की सारी कैश पे की हुई है, तो मेरे पास 1000 रिसीव हुआ है, और इसके अगेंस्ट ये 1000 मेरा क्या हो गया है, इनफ्लो। ये जो 500 था ये तो उधार की ट्रांजैक्शन थी, इसका मतलब कोई कैश आउटफ्लो हुआ ही नहीं है। तो अगर मैं पूछूं कि साल के एंड पे या महीने के एंड पे या इस ट्रांजैक्शन के एंड में मेरी पॉकेट में कैश कितना है, तो वो होगा 1000 का, जबकि प्रॉफिट शो कर रहा है 500 का। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, कंपनी के प्रॉफिट्स कुछ शो करते हैं लेकिन कंपनी की कैश पोजीशन कुछ और होती है। एक और एग्जांपल करके देखते हैं। अगर मैं कहूं कि ये 1000 की जो सेल थी ये क्रेडिट थी, और जो मैंने 500 जो परचेजिंग की हुई है वो कैश पे की हुई है, तो अब मेरे पास क्या होगा, नेगेटिव 500 की पोजीशन होगी। कैसे भाई, ये तो मैंने कैश पे करके ले लिया, तो ये तो मेरे पास से पैसे चले गए नेगेटिव। इसमें से ना तो कोई कैश आया ना कोई कैश गया, क्योंकि ये सारी की सारी सेल जो थी क्रेडिट थी। तो एंड में, साल के एंड में मेरे पास पोजीशन क्या आ रही है, -500 की आ रही है। सो कैश कैन डिफर फ्रॉम प्रॉफिट। ये बात आपको याद रखनी है कि कैश कैन बी डिफरेंट, प्रॉफिट कैन बी डिफरेंट। अब पार्ट ये आता है कि प्रॉफिट को कैश में कैसे कन्वर्ट करें। तो एक स्टेटमेंट अगर मैं आपके सामने यहाँ बनाऊं कि सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। उसमें से हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं, टैक्स माइनस करते हैं, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाता है। व्हाट इफ, अब मैं स्टार्टिंग पॉइंट अभी के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रख रहा हूँ, बाद में इसको डिस्कस करते हैं क्यों। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से मैं रिवर्स जाना शुरू हो जाऊंगा। रिवर्स कैसे, एक्सपेंसेस क्या होते हैं माइनस में, ठीक है, नेट प्रॉफिट निकालते वक्त एक्सपेंसेस क्या होते हैं माइनस में। अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है जो मैंने पे ही नहीं किया है तो वो नेट प्रॉफिट निकालने में तो माइनस हुआ हुआ है, लेकिन जब मैं कैश फाइंड आउट कर रहा हूँ तो मैं उसको ऐड बैक कर दूंगा। क्यों, क्योंकि वो पे नहीं हुआ हुआ है। इसी तरह जितनी भी सेल्स मुझे रिसीव हुई हैं, अगर मैंने उसमें से कोई सेल्स क्रेडिट की हुई है तो मैं उसको क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, क्योंकि ये कैश मुझे रिसीव ही नहीं हुआ हुआ है। तो एक्चुअली क्या कर रहा हूँ, हर वो खर्चा वापस ऐड कर रहा हूँ जिसके अगेंस्ट मैंने कोई कैश पेमेंट नहीं की है।
हर वो इनकम माइनस कर रहा हूँ जो मैंने उधार पे की हुई है। तो पीछे जो ट्रांजैक्शन बच जाएंगी वो मेरे पास सिर्फ कौन सी बच जाएंगी, कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन बच जाएंगी। ठीक हो गया। दोबारा एक अगर इसको रिकैप कर लें, हर वो खर्चा जो मैंने कैश में पे नहीं किया है, जिसके केस मैंने कोई पेमेंट कैश में से नहीं गई हुई, तो वो मैंने वापस ऐड करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं कैश में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास कैश कितना है। हर वो इनकम जो मैंने उधार पे की हुई है वो मैं माइनस करता जा रहा हूँ, क्यों, उसके केस मुझे पैसे मिले ही नहीं है। तो अगर मैं प्रॉफिट के अंदर ये सब चीजें, हर वो खर्चा ऐड करूंगा जो कैश में नहीं है, हर वो इनकम माइनस करूंगा जो कैश में नहीं है, तो पीछे मेरे पास जो पोजीशन आ जाएगी वो आ जाएगी कि मेरे पास एक्चुअली कैश कितना है। जिसमें से जो पहली ट्रांजेक्शन है, जिसका जो हम सबसे पहले करते हैं, वो है डेप्रिसिएशन और एम्बोटाइजेशन। अच्छा, डेप्रिसिएशन होती है टेंजिबल एसेट्स के ऊपर, ये याद रखिएगा, और एमोटाइजेशन होती है इनटेंजिबल एसेट्स के ऊपर। तो हम कह रहे हैं कि ये दोनों एक्सपेंसेस तो हैं, बट इनके अगेंस्ट किसी को कैश पेमेंट नहीं होती। हेंस सबसे पहले अगर एक्सपेंसेस ऐड करेंगे तो हम ये वाले एक्सपेंसेस वापस ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि ये खर्चे कैश में नहीं होते हैं। दीज आर नोन एज नॉन कैश एक्सपेंसेस। ठीक हो गया। इसी ऊपर जाते जाएं तो एक्सपेंसेस में मैं लेट्स सपोज अज्यूम करता हूँ कोई और एक्सपेंस नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का अगर आपको फॉर्मेट याद हो तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के फॉर्मेट में आता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो मैं कह रहा हूं अगर तो मैंने कोई इन्वेंट्री परचेज की है या इंक्रीज हुई है साल के अंदर, पहले लेट्स सपोज मेरे पास 100 रुपए की इन्वेंट्री थी पिछले साल के एंड पे, इस साल के एंड पे मेरे पास 500 रुपए की एंट्री इन्वेंट्री पड़ी हुई है, तो मैं कहूंगा कि यार 400 से मेरी इन्वेंट्री ज्यादा हुई है। अगर ज्यादा हुई है तो मैंने परचेज की है, परचेज की है तो ये क्या होगा, 400 रुपए मेरे पास से नेगेटिव हो गए। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और चीज कंसिडर कर लेता हूँ कि पेएबल्स की क्या सिचुएशन है। पेएबल्स का क्या मतलब होता है, उधार खरीदारी। ठीक है। तो अगर साल के शुरू में मैंने 100 रुपीज देने थे सप्लायर के और साल के एंड में मैंने 200 रुपीज देने, तो मैं कह रहा हूँ मेरा उधार भी 100 से बढ़ गया। अब बात क्या बनी, अगर सम अप करो, मैंने 400 की इन्वेंट्री खरीदी है और 100 रुपए से मेरा उधार बढ़ गया, तो इसका मतलब मैंने नेट जो कैश पेमेंट की होगी वो कितने की होगी, 300 की। तो बेसिकली सारे काम के पीछे एम क्या है, कैश का पता चल जाए। तो अगर अच्छा सेल्स भी देख लेते हैं। अगर पहले साल के शुरू में मैंने 100 रुपीज अपने रिसीवेबल से कलेक्ट करना था, डेटर से कलेक्ट करना था, अब मैंने 200 रुपीज डेटर से कलेक्ट करना है। इसका मतलब 100 रुपए का उधार मैंने और मार्केट में किया हुआ है, तो ये मेरे पास से पैसा गया हुआ है, ये नेगेटिव कर दूंगा। लेट्स सपोज 1000 की सेल थी और जिसमें से 100 रुपीज के रिसीवेबल ज्यादा हो गए, तो 1000 की सेल में से मुझे कैश कितना मिला, सिर्फ 900 का। तो मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, बहुत सारी एडजस्टमेंट कर रहा हूँ जस्ट टू फाइंड आउट कि मेरे पास कैश की क्या पोजीशन है। ठीक है। अच्छा, एक जो इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है वो गेन और लॉसेस है। अगर आपने कोई फिक्स्ड एसेट बेचा तो उस पर आपको गेन हुआ होगा या लॉस हुआ होगा। इसके पीछे दो स्ट्रेटेजीज है जो आप याद रखेंगे तो आपको इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करने के लिए। चाहे गेन हुआ है या लॉस हुआ है, ये हुआ इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स के हुआ हुआ है, तो ये ऑपरेशंस का पार्ट नहीं होता, ये इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है, नंबर वन। नंबर टू, गेन आपको अलहदा से नहीं मिला ना, लॉस आपने अलहदा से किसी को पे किया है। तो इसलिए अगर तो आपको कोई लॉस हुआ है तो आपने ये माइनस तो किया होगा नेट प्रॉफिट निकालने में, लेकिन इसके अगेंस्ट कोई कैश किसी को पे नहीं करना। तो ये नेट इनकम निकालने में माइनस हुआ होगा, लेकिन कैश फाइंड आउट करते हुए इसको क्या करेंगे, वापस ऐड बैक करेंगे। एक, और अगर आपको कोई प्रॉफिट हुआ हुआ है तो प्रॉफिट की पेमेंट कोई आपको अलहदा से नहीं हुई, आपको आपकी एसेट के अगेंस्ट कैश मिला हुआ है। इसलिए अगर कोई गेन हुआ है ऑन सेल ऑफ एसेट तो इसको क्या करेंगे, आप माइनस करेंगे। तो नॉन कैश चार्जेस ऐड होंगे। अगर कोई गेन्स हुए हैं फिक्स्ड एसेट के सेल के ऊपर तो माइनस होंगे। अगर आपको लॉसेस हुए हैं कोई फिक्स एसेट की सेल के ऊपर तो वो क्या होंगे, ऐड बैक होंगे। इसी तरह ये देखें, अगर हम यहाँ से एक सैंपल स्टेटमेंट लेके चलें तो ये नेट इनकम है। नेट इनकम में नॉन कैश चार्जेस ऐड कर दी, ये वो एक्सपेंसेस है जिनकी कैश में पेमेंट नहीं होती, जैसा कि डेप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन एक्सपेंस। डेफर्ड टैक्सेस क्या होते हैं, ये इनकम के ऊपर टैक्सेस होते हैं लेकिन इनकी ड्यू डेट अभी नहीं आई, इस साल के ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है, तो ये भी क्या हो रहे हैं, वापस ऐड बैक हो रहे हैं। अकाउंट रिसीवेबल ये बता रहा है कि इस साल उधार कितना बढ़ा है। इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल का मतलब है ये क्या कंपेयर हो रहा है, लास्ट ईयर रिसीवेबल कितने थे और दिस ईयर रिसीवेबल कितने। ये दोनों इंफॉर्मेशन रिसीवेबल की कहाँ पे गिवन होती है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पे कहाँ गिवन होती है, करंट एसेट्स में। तो अगर एक एग्जांपल लिखे यहाँ पे,
पिछले साल के एंड में मैंने लोगों से 1,000 रुपए कलेक्ट करने थे, इस साल के एंड पे मैंने लोगों से 2,000 रुपए कलेक्ट करने। इसका मतलब इस साल जितनी भी मैंने सेल की है उसमें 1,000 का उधार और इंक्रीज हो गया। तो ये क्या हो गया, मेरे पास से पैसे चले गए। दिस इज अ नेट कैश आउटफ्लो। तो इसको हम क्या डील करेंगे, एज अ नेगेटिव डील करेंगे। इसी तरह अगर मैंने इन्वेंट्री खरीदी है, इसी को अगर हम बात कर लें, पिछले साल के एंड पे मेरे पास 1,000 रुपए का स्टॉक था, इस साल के एंड में मेरे पास 2,000 रुपए का स्टॉक है। तो मैं कह रहा हूँ 1,000 से मेरी इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, माइनस। और उसके साथ ही मैंने क्या चेक कर लिया, मेरे पेएबल्स भी इंक्रीज हुए हैं, डिक्रीज हुए हैं। जैसे कि पिछले साल मैंने अपने सप्लायर्स का 1,000 देना था, अब मैंने 1,500 देना है। इसका मतलब 500 का उधार और मेरे पे आ गया। ये पैसे मैंने उसको पे नहीं किए हुए, ये कैश मेरे पास क्या होगा, इनफ्लो होगा। तो एक रूल ऑफ थंब बना लेते हैं। रूल ऑफ थंब हमारा क्या है, हम ये कह रहे हैं कि अगर तो एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो कैश आउटफ्लो होगा। करंट एसेट्स अगर आपके लास्ट ईयर से इंक्रीज हुए हैं तो हम कहेंगे कि ये नेगेटिव है। अगर लास्ट ईयर से डिक्रीज हो गए हैं तो ये पॉजिटिव है। अगर करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हुई हैं इस साल के अंदर पिछले साल से, तो हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव कैश इनफ्लो है। और करंट लायबिलिटीज अगर डिक्रीज हुई हैं तो ये क्या है, आपका नेगेटिव कैश आउटफ्लो। अगर आपको ये दोनों रूल्स याद रहेंगे तो आपके ऑपरेशंस की अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, हम जब कैश फ्लो बना रहे होंगे तो 3 स्टेप्स में बनानी है। सबसे पहले ऑपरेटिंग कैश फ्लो है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो में हम इनकम स्टेटमेंट चेक करते हैं उस साल की, और पिछले साल की जो करंट एसेट्स का डिफरेंस चेक करते हैं, करंट लायबिलिटीज का डिफरेंस चेक करते हैं। लेकिन इन करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में इन 3 हेडिंग्स को इग्नोर करते हैं, कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। क्यों इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमने साल के शुरू बताया था कि ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। ये बता रही है कि कैश आया कितना और कैश गया कितना, जबकि ये तीनों अकाउंट आर एज गुड एज कैश। ये कैश के ही अकाउंट्स हैं, इसीलिए इनको कंसिडर नहीं करते जब हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन डेवलप कर रहे होते हैं। इन्वेस्टिंग कैश फ्लो जब हम बना रहे होंगे तो सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स को कंसिडर करेंगे। जब हम फाइनेंसिंग कैश फ्लोज बना रहे होंगे तो हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और सिर्फ इक्विटी पोर्शन को कंसिडर करेंगे। तो इस पोर्शन के अंदर हम ये सारी की सारी चीजें कंसिडर हो जाएंगी, लायबिलिटीज प्लस इक्विटी प्लस इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट माइनस और सेल्स माइनस एक्सपेंसेस। तो ये पांचों के पांचों आइटम कंज्यूम होंगे, यूज होंगे, यूटिलाइज होंगे टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं आपको बनानी, प्रिपेयर करनी, इन्हीं में से इंफॉर्मेशन आपने डिराइव करनी है। ओके जी, इसके पार्ट चलते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर, और फिर हम इसकी प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू डू दिस, हाउ टू प्रिपेयर कैश फ्लो।